अच्छा जी, कल मैंने डिस्कस किया था सीकेंड मेथड और इसी को आज मैं अगेन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि हमने न्यूटन रॉप्सन मेथड पढ़ा था। न्यूटन रॉप्सन मेथड के बारे में मैंने आपको कुछ बातें उसमें बताई थी कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर न्यूटन रॉप्सन जो है, अदरवाइज तो न्यूटन रॉप्सन जो है वो फास्ट कन्वर्जेंट मेथड है, बट कुछ केसेस में वो जो है वो स्लो कन्वर्जेंट भी होता है और सम टाइम वो समझ लो कि वो एप्लीकेबल भी नहीं हो सकता। स्लो कन्वर्जेंट उन केसेस में होता है जिनमें आपके पास सेम ही रीजन के अंदर बहुत सारे मल्टीपल रूट्स आ जाएं, तो उस केस में उसकी जो कन्वर्जेंस है वो स्लो हो जाती है। एंड सेकेंडली आपके पास वो रीजन जहाँ पे उसके डेरिवेटिव जो है वो अप्रॉक्सीमेटली या एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो हो जाए, क्योंकि आपके पास डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आता है, तो उसकी वजह से भी उसकी जो है मेथड है, अगर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब है कि वो बहुत स्लोली कन्वर्ज करेगा, और एग्जैक्टली आ जाए तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। उन केसेस को हैंडल करने के लिए फिर हम एक सीकेंड मेथड यूज करते हैं। सीकेंड मेथड में हम क्या करते हैं कि जो डेरिवेटिव है न्यूटन रॉप्सन में, उसको हम एक अप्रॉक्सीमेट एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं। अब ये अप्रॉक्सीमेट एक्सप्रेशन क्या है कि जो आप ऑलरेडी जो अपनी बेसिक एफएससी लेवल पे स्टडी कर चुके हैं कि अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है किसी एक पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप उसको यूं लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, यानी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड वेयर एक्स जो है ना वो ए को अप्रोच करता है, वेयर एक्स अप्रोचिंग टू ए। इस केस में हम कह सकते हैं एक्स अप्रोचिंग टू ए मीन्स के दीज टू कंसेक्टिव जो टर्म्स हैं, अगर हम बात करें न्यूटन रॉप्सन के लिहाज से, तो ये बहुत करीब करीब होंगे। अप्रोचिंग टू ए मीन्स के इनके दरमियान डिफरेंस बहुत स्मॉल हो। तो हम क्या करते हैं कि इस डेरिवेटिव को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह फिर न्यूटन रॉप्सन में हमारे पास यहाँ पे जस्ट क्या है, न्यूटन रॉप्सन का जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो एन के लिहाज से था, जस्ट उसने आई यहाँ पे लिख दिया। आई कर लें, एन कर लें, आइट्रेशन हैं जिस लिहाज से भी आप उसको कैरी ऑन करें। तो ये वही फार्मूला जो है फिर हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, और हमारे पास जो ओरिजिनल अगर मैं न्यूटन रॉप्सन का फार्मूला लिखूं तो वो बनता है एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स आई। तो ये आपके पास एक्चुअल उसका फार्मूला था न्यूटन रॉप्सन का। तो इसकी जगह हम ये वाला एक्सप्रेशन अगर रिप्लेस कर दें, और इसको इन शॉर्ट आप इस एक्सप्रेशन को यूं भी लिख सकते हैं कि एवरी टाइम जो है ना एक्स आई लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एफ सबस्क्रिप्ट में आई लिखेंगे तो ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स आई है। जैसे एफ एफ सबस्क्रिप्ट में अगर आप माइनस वन लिखेंगे तो इसका मतलब ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स आई माइनस वन है। तो शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखा जा सकता है। तो बहरहाल इस एक्सप्रेशन को हमने क्या किया कि न्यूटन रॉप्सन फार्मूले में ओरिजिनल फार्मूले रिप्लेस कर दिया। तो जो नया फार्मूला बना आफ्टर सम एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो पहले फॉर्म बनेगी वो ये वाली बनेगी, दिस वन, और इसका फिर आफ्टर एलसीएम लेने के बाद वो ये वाली फॉर्म बन जाएगी एक्स आई माइनस वन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन एफ ऑफ आई माइनस एफ ऑफ आई माइनस वन। तो ये जो फार्मूला बना ये मैंने कल भी बताया था कि इट इज सिमिलर टू द regular Falsi method, but the difference between the regular Falsi method and the secant method is कि रेगुलर Falsi method में हम क्या करते हैं कि दो पॉइंट सिलेक्ट करते हैं वो जिनके दरमियान रूट लाई करे, और देन हर दफा हम उन दो पॉइंट्स को जज करते रहते हैं कि वो दो पॉइंट सिलेक्ट करने हैं कि जिनकी प्रोडक्ट जो है ना वो नेगेटिव आए। तो सीकेंड मेथड में वो वाली सिचुएशन नहीं है। सीकेंड मेथड में एक दफा आपने दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, देन ये आइटरेटिवली प्रोसीड करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका फार्मूला आप सीकेंड मेथड का इसको मैं अगर इधर लिखूं तो सीकेंड मेथड का जो फार्मूला है एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू, माइक क्लोज कर दीजिए अपना। जी मैं बात कर रहा था कि सीकेंड मेथड का जो फार्मूला है वो फार्मूला है एक्स आई प्लस वन
इज इक्वल टू एक्स आई माइनस वन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन डिवाइडेड बाय एफ आई माइनस एफ आई माइनस वन। तो ये फार्मूला बनता है सेकंड मेथड का। तो इसमें आइटरेटिवली प्रोसीड करेगा। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे आई की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे। पहले दो यहाँ पे अब डिपेंड करता है। जैसे कल एक एजाज ने क्वेश्चन पूछा था कि हम आई 0 से स्टार्ट भी कर सकते हैं या 1 से। तो मैंने कहा था 1 से स्टार्ट करें तो आप ज़्यादा बेहतर है। फिर हमने एक एग्जांपल भी देख ली कि उसने 0 से स्टार्ट किया हुआ था। अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये आपके पास जो पॉइंट बनेंगे ये नॉट वाला पॉइंट बनेगा और ये 1 वाला पॉइंट बनेगा। इसका मतलब नॉट और 1 दो आपने इनिशियल गैस लेने हैं, तो उसकी बेस पे आप x2 फाइंड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज पे जब i2 पुट करेंगे तो 1 और 2 यूज करेंगे, 3 फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। तो इसमें आपने वो चॉइस नहीं करनी पॉइंट की कि अब ये दो पॉइंट रखने हैं। इसमें बस सीक्वेंस के लिहाज से जो दो प्रीवियस पॉइंट आते जाएंगे वो यूज होते जाएंगे। तो ये सीक्वेंट मेथड में और रेगुलर फाल्सी मेथड में ये मेन जो है डिफरेंस है। ठीक है जी। और अगर आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर जो इनिशियल गैस आपने लेने हैं वो x माइनस वन और x नॉट दो, x सबस्क्रिप्ट माइनस वन और x नॉट दो इनिशियल गैस लेंगे और देन x1 फाइंड कर लेंगे। अगली स्टेज पे x नॉट और x1 यूज करेंगे। यानी वो ये समझ लें कि वो जस्ट नाम है उन दो पॉइंट्स के। एक्स नॉट से या x1 से स्टार्ट करने से ओवरऑल आपके जो कैलकुलेशंस पे या प्रॉब्लम पे वो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास एक जनरल जो सीकेंड का फार्मूला था। इस पे कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो जी बच्चों। क्लियर है? इजाज, जुबैर, जी सर, जहीद, क्लियर है सर। ओके यस सर, क्लियर है। ओके ओके। अख्तर, यस सर। ओके ओके। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ज़रा आप अटेंटिव रहें। और गर्ल्स तो भी मौजूद है, तो सब गर्ल्स को और बॉयज़ को सबको क्लियर है। तो हम नेक्स्ट अभी आगे एक एग्जांपल के ऊपर मूव करते हैं। वो एग्जांपल है कि हमने एक क्वेश्चन गिवन है, इसका रूट फाइंड करना है और इसका रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग सीकेंड मेथड। तो जैसा कि हमने सीकेंड मेथड ऑलरेडी हमें पता वो फार्मूला हमने उसको स्टडी किया हुआ है कि सीकेंड मेथड का फार्मूला ये होता है कि x सबस्क्रिप्ट i प्लस वन ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा एंड उसके प्रीवियस स्टेप पे आपको मिलेगा x सब्सक्रिप्ट। यहाँ पे मैं एक देख लेता हूँ कि इसको हमने पहले लिखा था या बाद में। i माइनस वन पहले लिखा था, ओके। तो आई अदरवाइज इसके कोई ऐसा शार्ट एंड फास्ट रूल नहीं है। ये जस्ट आप अगर जो टर्म ऊपर लिखेंगे उसी के मुताबिक डिनोमिनेटर में वही टर्म आ जाएगी। एक्स आई माइनस वन देन एक्स आई एफ ऑफ आई माइनस वन और डिवाइडेड बाय एफ आई माइनस एफ ऑफ आई माइनस वन। आई माइनस वन का मतलब है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स आई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स आई माइनस वन। तो अब हम यहाँ पे इस एग्जांपल में जैसे कि वो एक्स आई जो है वो 0 से स्टार्ट किया गया है। अगर आप आई 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये जो अबव फार्मूला है ये बन जाएगा x1 इज इक्वल टू एक्स सबस्क्रिप्ट माइनस वन f1 माइनस x1 f सबस्क्रिप्ट सॉरी f1 इज 0 पुट कर रहे हैं और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट माइनस वन एंड डिवाइडेड बाय एफ नॉट माइनस एफ सब्सक्रिप्ट माइनस वन। तो ये एक्स सब्सक्रिप्ट माइनस वन का मतलब है और एक्स नॉट एक्स वन एक्स सॉरी यहाँ पे एक्स नॉट आएगा। एक्स नॉट एक्स सब्सक्रिप्ट माइनस वन और एक्स नॉट का मतलब है कि ये दो इनिशियल गैस आपने लेने हैं। और एफ एफ एक्स एफ नॉट का मतलब है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स नॉट और एफ सब्सक्रिप्ट माइनस वन का मतलब है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सब्सक्रिप्ट माइनस वन। तो हमने ये दो पॉइंट लिए। ये दो पॉइंट इनिशियली वही ऐसे ही चूज करने हैं कि जिनके दरमियान रूट लाई करता हो, यानी एक में वैल्यू पॉजिटिव आती हो एक में वैल्यू नेगेटिव आती हो।
तो ये दो चॉइस हमने कर लीजिए, एक में -1 रख लिया, एक में 16, यानी एक में वैल्यू -1 आ गई, इसमें 16, तो 2 और 3 चॉइस कर ली। ये 2 और 3 अब इसमें सब्स्टिट्यूट किए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी सब्स्टिट्यूट की, नेक्स्ट स्टेज पे हमारे पास x1 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेज पे जब आपने x1 के लिए मूव करना है तो फिर आपने कौन से दो पॉइंट यूज करने हैं जी, बताएं जरा। नेक्स्ट इटरेशन के लिए जब आप सेकंड इटरेशन पे जाएंगे तो कौन से दो पॉइंट यूज होंगे? इजाज, जी सर। आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही है। कौन से दो पॉइंट यूज होंगे ये? हमने फर्स्ट दो पॉइंट यूज किए, एक नेक्स्ट स्टेज पे हमने x1 फाइंड कर लिया। अब जब हम नेक्स्ट इटरेशन पे मूव करेंगे i1 के लिए, ठीक है, तो उसमें कौन से दो पॉइंट यूज करेंगे? जो प्रीवियस दो पॉइंट होंगे x0 और x1। जी सर ये करेंगे। ओके, -1 तो पीछे रह जाएगा ना, -1 x0 और x1 आ गया, तो इसमें x0 और x1 यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेज पे, और इनको यूज करके हमने x2 फाइंड कर लेना है। अब जब x2 फाइंड कर लेंगे तो फिर अगली नेक्स्ट स्टेज पे जब x3 कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो फिर उसके लिए दो कौन से दो पॉइंट यूज करेंगे? x1 और x2, देन यू विल फाइंड x3। तो ये जो सीक्वेंट मेथड में, इसलिए आइटरेटिवली आप उसको प्रोसीड करते रहते हैं, यानी जो भी दो प्रीवियस पॉइंट होंगे उनको यूज करके थर्ड नेक्स्ट पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो फार्मूला जो है इसी वजह से इसका रेगुलर फाल्सी के करीब करीब है, बट इसका जो यानी जो वे है प्रोसीड करने का वो जस्ट रेगुलर फाल्सी में वो कंडीशन आप एट एवरी स्टेप सेटिस्फाई करते हैं, इसमें आपको कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं होती। तो बच्चों यहाँ तक अगर किसी के का कोई क्वेश्चन हो, किसी के जहन में कोई पूछना चाहें तो आप पूछें। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, या आप इसको कह सकते हैं प्रूव दैट द न्यूटन रैप्सन मेथड हैज क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस। न्यूटन रैप्सन मेथड जो जैसे हमने लास्ट पढ़ा था लास्ट में के जो फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड है वो लीनियरली कन्वर्ज करता है, तो अब इसमें हम प्रूव करेंगे कि न्यूटन रैप्सन मेथड क्वाड्रेटिकली कन्वर्ज करता है। जैसे नेक्स्ट एक जो है ना वो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा कि आपने प्रूव करना है कि सेकंड मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, फाइंड द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द सेकंड मेथड, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह वो आपकी असाइनमेंट होगी। तो बहरहाल इसको हम देखते हैं कि किस तरह हम न्यूटन रैप्सन मेथड को कन्वर्जेंस प्रूव कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस। अब क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस को प्रूव करने के लिए हमारे थीम क्या होगा कि हमें क्या चीज़ प्रूव करनी होगी? तो प्रूव करने के लिए सिंपल, जैसे कि लास्ट में हमने देखा था कि आपने क्या करना है कि दो कंसेक्टिव टर्म का रिलेशन चेक कर लेना है, कि जैसे यानी दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि दो कंसेक्टिव एरर का रिलेशन चेक कर लेना है। सपोज एक एरर आपके पास आता है n+1, en+1 एरर ऑफ nth टर्म या कह लें, ठीक है, और आप आफ्टर nth इटरेशन n, ठीक है, और आपके पास एक और एरर आता है एरर en, यानी ये आपके पास एरर है एट xn पॉइंट, यानी nth इटरेशन पे ये एरर होगा, और ये xn+1 n+1 एरर के ऊपर जो आइट्रेशन पे जो यानी उस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन का एरर होगा। तो ये आप सपोज दो एरर कंसीडर कर लेते हैं, एक en+1 एरर कंसीडर कर लेते हैं और एक en एरर कंसीडर कर लेते हैं। अब ये जो दो एरर हैं इनका अगर ये कंसेक्टिव एरर हैं, जरूरी नहीं है ये कंसीडर करें, आप सपोज en कंसीडर कर लें या en-1 कंसीडर कर लें, ये भी दो कंसेक्टिव एरर हैं। कोई भी दो कंसेक्टिव एरर का आप रिलेशन चेक कर लें कि इनके दरमियान क्या रिलेशन आता है, कि एक एरर का दूसरे एरर के साथ रिलेशन क्या आ रहा है, कि आइदर एक एरर जो है वो दूसरे एरर के यानी समझ लें कि किस तरह प्रोपोर्शनल है। इन शॉर्ट आप ये बात कर सकते हैं कि वो लीनियरली प्रोपोर्शनल है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि उनके दरमियान दो एरर के दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी जो थी ना वो के आ रही थी, के इज अ लीनियर।
ठीक है, तो इसमें हमने देख लेना है कि इन यानी दोनों एरर, या दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं कि दोनों एरर जो थे वो एक एरर दूसरे एरर के लिहाज से लीनियरली चेंज हो रहा था। ए जो था उसमें एज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप उसको अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जस्ट प्रूव करना है कि दोनों एरर के दरमियान क्या रिलेशन डेवलप होता है। तो वो प्रूव करने के लिए हमने क्या कंसीडर कर लिया कि दो लेट एक्स एन एंड एक्स एन बी द टू सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस, ये दो अप्रोक्सीमेशंस कंसीडर कर ली, और इन और अल्फा कोई भी हमारे पास सपोज एग्जैक्ट सोल्यूशन है उसका जिसपे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये दो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है, देन ई एन और ई एन प्लस वन आर द करस्पॉन्डिंग एरर्स। और यानी आपके पास अगर एन पुट करेंगे तो जो फंक्शन में ओरिजिनल वैल्यू पुट करने से और जो ई एन एनथ अप्रोक्सीमेशन पुट करने से जो आंसर आएगा उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वही एरर होता है ना। एग्जैक्ट पुट करेंगे तो आंसर तो 0 आ जाएगा, इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर पुट करेंगे उसमें तो कोई उसमें 0 के नहीं आएगा बल्कि अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 आएगा। तो वो जो अप्रोक्सीमेशन होगी वही उसका एरर होता है कि इसमें इतना एरर है। तो सपोज आपके पास जो ई एन एरर है वो आफ्टर एनथ अप्रोक्सीमेशन है, और ई एन प्लस वन एरर जो है वो आफ्टर एन प्लस वन अप्रोक्सीमेशन है। तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों को यूं भी लिख सकते हैं कि एन का ए से जो डिफरेंस होगा यानी एक्स एन का, एक्स एन जो है वो एनथ अप्रोक्सीमेशन है, और अल्फा जो है सपोज अल्फा ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है। तो इनका एनथ अप्रोक्सीमेशन और एग्जैक्ट जो सोल्यूशन है उसका जो डिफरेंस है दैट इज द एरर। वो ई एन एप्सिलॉन एन से रिप्रेजेंट कर दिया nth एरर, error after nth approximation, and this represents the error after n plus 1th approximation। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि हमने दो कंसेक्टिव का आपस में डिफरेंस फाइंड कर लेना है, यानी रिलेशन हमने क्या फाइंड करना है कि ई एन प्लस वन और ई एन का आपस में रिलेशन फाइंड कर लेना है कि इनका रिलेशन आपस में क्या आ रहा है, ये एक दूसरे के लिहाज से किस तरह चेंज हो रहे हैं। कि समझ लो कि आपके पास दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि ई एन और ई एन प्लस वन, ई एन से ई एन प्लस वन अगले स्टेप पे गए तो एरर कितना रिड्यूस हो गया। तो यानी दो कंसेक्टिव एरर का आपस में रिलेशन जो होगा वही हमें बताएगा कि इस मेथड की कन्वर्जेंस कैसी है। कि सपोज आपने फर्स्ट आइटरेशन की उस पे एरर आया, सेकंड आइटरेशन की उस पे एरर कुछ और कम हुआ, थर्ड आइटरेशन पे एरर और कम हुआ। एरर कम होता है ना, जो आप अप्रोक्सीमेशन बढ़ाते जाते हैं तो आपके पास एक कन्वर्जेंस बिहेवियर आना शुरू हो जाता है। तो ये जो एरर हर स्टेज पे कम हो रहा है वो किस रेट से कम हो रहा है, उसी को हम कहते हैं कि दिस इज द रेट ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है जी। तो यहाँ सर पे ये रेट यस सेम यस हो सकते हैं? क्या कह रहे हैं, रेट सेम होगा किन का? सर जी, जो इनका डिफरेंस कह रहे हैं कि जो आएगा हाँ हाँ, वो वही तो लाजमी हमने है कि हर फाइंड टर्म करना का है। जो आपस में प्रीवियस के साथ सब्ट्रैक्ट करें, जो एरर आ रहा होगा वो हर टर्म का सेम होगा। एरर, हाँ ये बात है कि आपके पास जो एरर है ठीक। उसकी एरर के रिड्यूस होने का जो समझ लें कि एक एरर आपके पास फर्स्ट आता है 0.1, ठीक है, यही हमने चेक करना है ना कि इनके एरर्स का आपस में क्या रिलेशन है न्यूटन रैप्सन के। ठीक है, कि एक जी एरर आता है सपोज एक स्टेप पे 0.1, अगले स्टेप पे वो 0.01 आ जाता है। इट्स मीन कि एक स्टेप के बाद अगले स्टेप में एरर इतना रिड्यूस हुआ, अगले स्टेप में वो 0.0001 आ जाता है। तो इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि हर प्रीवियस एरर अगले एरर का स्क्वायर लेने से, अगर उस एरर का स्क्वायर लें तो अगला एरर हमें मिल रहा है। इट्स मीन कि हम ठीक है इसको कह सर। सकते हैं कि एरर जो है उनका रिलेशन वो रिलेशन जी क्वाड्रेटिकली रिड्यूस हो रहा है एरर। ठीक हो गया सर। ठीक है ठीक। ना, तो हमें वो रिलेशन डेवलप करना है। ठीक हो गया सर। अब यहाँ पे हमारे पास हमने दोनों का डिफरेंस लिया, ई एन प्लस वन माइनस ई एन। अब जैसा कि यहाँ पे अगर आप इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें ई एन प्लस वन की, ये जो ऊपर हमने डिफाइन किया यानी एप्सिलॉन एन प्लस वन और एप्सिलॉन एन की, तो इसमें अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में आपके पास एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन बच जाएगा। और यहाँ पे अगर हम हमें ये फार्मूला पता है न्यूटन रैप्सन का, अगर हम एक्स एन को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास बनता है एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन माइनस वन।
तो इसका मतलब है कि आप इस रिलेशन का बाय यूजिंग न्यूट्रल ऑप्शन मेथड इसका अगर वैल्यू यहाँ से पुट करें तो ये बनती है माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स एन। यानी ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा, इसको कैलकुलेट किया, वो न्यूट्रल ऑप्शन की मदद से कैलकुलेट किया। तो आफ्टर दैट अब हमें पता है कि एक्स एन क्या है, एक्स एन ऊपर डिफाइन है, एक्स एन प्लस वन भी ऊपर डिफाइन है, तो वो हमने इनकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए। यहाँ पे क्योंकि एक्स एन नहीं है तो हमने एक्स एन सब्स्टिट्यूट कर दिया, एन प्लस वन यूज नहीं हो रहा। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास बन गया एफ ऑफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन एन, एफ डैश ऑफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन एन। तो ये दो एक्सप्रेशन बन गए। अब इनको हमने टेलर सीरीज से एक्सपेंड करना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपने जो बात है, जो समझने वाली बात है कि जब आप किसी फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं और किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को एक्सपेंड करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आता है। यानी आप जब फंक्शन के डेरिवेटिव को टेलर सीरीज से एक्सपेंड करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो उसका डेरिवेटिव है वही उसको एज अ फंक्शन डील करते हैं। यानी एफ डैश जो है वो ऑलरेडी उसका यानी उसका फंक्शन है। तो इसका मतलब है जब मैं पहले सपोज एक्सपेंड करता हूँ एफ ऑफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन एन, अगर इसको एक्सपेंड करूं तो क्या बनेगा जी, बट ड्यूरिंग टेलर सीरीज, मैं जरा टेलर सीरीज लिख भी देता हूँ यहाँ पे। क्या होती है टेलर सीरीज, अगर सपोज आप ए प्लस एच के ऊपर टेलर सीरीज अप्लाई करते हैं तो टेलर सीरीज क्या आती है, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए एंड प्लस एच स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए और प्लस अप टू सोन, इसी आती है ना। और अगर आपको मैं कहूँ कि अच्छा अब इस f की जगह यहाँ पे अगर आपको कहा जाए कि आपने एक्सपेंड करना है f डैश ऑफ a प्लस h को, तो इसका मतलब है कि दिस टाइम जो फंक्शन बन जाएगा। हाँ, जो फंक्शन है यानी आपके पास डेरिवेटिव ही इटसेल्फ फंक्शन है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से होगी, f डैश ऑफ a, क्योंकि दिस टाइम जो फंक्शन है वो f डैश है, तो प्लस h f डबल डैश एट a डबल डैश। तो यानी आपके पास एक डेरिवेटिव फंक्शन का ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ है, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव से ऑनवर्ड स्टार्ट करना है। इसी तरह एच स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एफ ए, इस तरह आप इसके डेरिवेटिव को एक्सपेंड कर सकते हैं टेलर सीरीज से। तो सेम यही प्रोसीजर जो है हमने आप अडॉप्ट किया। यानी इसमें यही समझने वाली एक छोटी सी बात थी कि मैंने पहले इसको एक्सपेंड किया एफ ऑफ ए, अब क्योंकि एप्सिलॉन है तो यहाँ पे प्लस एप्सिलॉन एंड एफ डैश ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ, यानी वो फैक्टोरियल आ जाता है जो एप्सिलॉन स्क्वायर एफ डबल डैश प्लस अप टोन और डिवाइडेड बाय, इसी तरह इसका जो डेरिवेटिव इसको एक्सपेंड करेंगे टेलर सीरीज से तो एफ डैश ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एंड एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस 1/2 एप्सिलॉन एन का स्क्वायर एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए। यानी डिनोमिनेटर में ऑलरेडी डेरिवेटिव था तो उसमें जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगी तो वो वन डेरिवेटिव ऐड होगा नोमिनेटर से। तो ये जस्ट उसकी जो एक्सपेंशन कर ली। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों, किसी का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके। सो अब जस्ट इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। जैसा कि हमें पता है कि अल्फा जो है दैट इज द रूट ऑफ दिस फंक्शन, अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसमें पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब है ये जो पहली टर्म है एफ एट अल्फा ये 0 हो जाएगी, और उसके बाद इसके जो हायर डेरिवेटिव हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी सेकंड से अबव थर्ड डेरिवेटिव और हायर डेरिवेटिव उनको भी नेग्लेक्ट कर दिया। ये टर्म भी खत्म हो गई, अल्फा एट 0 ये भी खत्म हो गया। तो एट दी एंड आपके पास जो एक्सप्रेशन बच गया वो ये बच गया माइनस एफ एन एफ डैश ऑफ अल्फा प्लस हाफ ऑफ एफ स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अल्फा डबल एफ डबल डैश अल्फा और डिवाइडेड बाय, यानी ये फर्स्ट टर्म बच गई और सेकंड टर्म बच गई। तो ये आपके पास रिमेनिंग टर्म्स है आफ्टर सम अजम्पशंस। तो उसके बाद ये थोड़ा सा आपको हो सकता है क्लियर नज़र ना आ रहा हो, जस्ट मैं इसको बता देता हूँ। ये वही टर्म लिखी हुई है एज इट इज, जस्ट क्या है कि यहाँ पे जो ऊपर से ये जो लिखा आ रहा था ना ई एन प्लस वन माइनस एन, ई एन प्लस वन माइनस एन, ई एन प्लस वन, ये एज इट इज साथ लिखा रहा है। तो इसमें ई एन को हमने
दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, यानी एप्सिलॉन एन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, ये एप्सिलॉन एन। एप्सिलॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन माइनस ये वाली ऊपर वाली जो टर्म है ये एज इट इज यहाँ पे लिख दी। अब इसका हम लेंगे एलसीएम। तो जब इसका एलसीएम लेंगे इस स्टेज पे, तो एलसीएम लेने के बाद, इसका एलसीएम लेने के बाद इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे एप्सिलॉन जो है ये मल्टीप्लाई होगा एफ डैश ऑफ अल्फा से, ठीक है। ये जैसे ये एप्सिलॉन जो है ये अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे भी ऑलरेडी एप्सिलॉन एंड अल्फा डैश पड़ा हुआ है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास यहाँ वाला ये है एप्सिलॉन 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 स्केयर हो जाएगा एफ डबल डैश, तो यहाँ पे भी हाफ ऑफ एप्सिलॉन स्केयर एफ डबल डैश पड़ा हुआ है, तो ये प्लस के साथ होगा, ये माइनस के साथ, तो वन को माइनस वन बाई टू से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का वन बाई टू सर्वाइव कर जाएगा। तो यानी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, इसको आपने खुद से भी इसको इस एक्सप्रेशन को देख लेना है, इसका आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे यानी एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो रिमेनिंग टर्म है वो आपके पास ये बच जाएगी। अब ये जो टर्म है, अब इस टर्म में हमने क्या करना है कि जस्ट इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। जैसे अगर इसमें से कॉमन ले लिया जाए हाफ ऑफ एप्सिलॉन एफ डबल प्राइम एट अल्फा डिवाइडेड बाय एफ प्राइम एट अल्फा, तो आपके पास इनसाइड जो टर्म सरवाइव कर जाती है, यानी इसमें डिनोमिनेटर में समझ लें कि वो बन जाती है वन प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल प्राइम अल्फा डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ अल्फा। यानी इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे इसमें से ये कॉमन लेंगे ये वाली टर्म, तो आपके पास इस तरह की टर्म सरवाइव करेगी। और इसको आप अगर टेलर वो मैक्लैरन सीरीज, सॉरी क्या कहते हैं उसको, कौन सी सीरीज होती है जी, ज्योमेट्रिक सीरीज है, मैक्लैरन सीरीज नहीं, मैक्लैरन सीरीज ही होती है ना, नहीं मैक्लैरन सीरीज नहीं होती यार, एक तो ध्यान से निकल गया, जो आप किसी भी सीरीज एक्सपेंड करते हैं सीरीज की फॉर्म में, लॉरेंट सीरीज नहीं एक और सीरीज होती है जो इस फॉर्म में आप लिखते हैं वन प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन, इसको एक्सपेंशन करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है, बाइनोमियल बाइनोमियल सीरीज, सॉरी बाइनोमियल सीरीज, सीरीज। ठीक है ना। तो आप इसको बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास पहली टर्म वन आएगी, अगली टर्म ये एज इट इज आ जाएगी वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर एफ टू सोन। तो जो आप बढ़ते जाएंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी पावर बढ़ती जाएगी, इसकी पावर बढ़ने का मतलब एप्सिलॉन की पावर भी बढ़ती जाएगी। तो ऑलरेडी बाहर भी एप्सिलॉन स्क्वायर पड़ा हुआ है, और इनसाइड आपके पास जो टर्म्स आएंगी इनकी इनमें भी हर टर्म के साथ, पहली टर्म के साथ एप्सिलॉन आएगा, अगली में एप्सिलॉन स्क्वायर आएगा, तो ऑल, और पहली टर्म जस्ट इसकी वन होगी, अगली टर्म में एप्सिलॉन, अगली उसके लिए एप्सिलॉन स्क्वायर, और आउटसाइड भी एप्सिलॉन स्क्वायर पड़ा है। तो हमने जस्ट एक फर्स्ट टर्म इसकी रिटेन करनी है, बाकी हायर ऑर्डर की जो एप्सिलॉन क्यूब एप्सिलॉन पावर 4 है उनको नेग्लेक्ट कर देना है। तो उनको नेग्लेक्ट करने के बाद आपकी जो फाइनल टर्म बचेगी ना वो ये वाली बचेगी, यानी रिलेशन आपके पास n प्लस वन और n का जो रिलेशन बचेगा वो ये बचेगा। यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये टर्म कैसे आई, अगर आपको बात समझ नहीं आई, ये वाली लास्ट टू थ्री स्टेप्स। एवरी स्टूडेंट क्लियर विद इट? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक आपने सिंप्लीफिकेशन कर ली, और हायर पावर जो थी एप्सिलॉन एप्सिलॉन एन की पावर 3 एप्सिलॉन एन की पावर 4 अप टू सोन, उन सबको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। और जब नेग्लेक्ट किया तो एट द एंड आपके पास जो टर्म बची वो ये वाली बच गई, यानी ये रिलेशन बच गया आपके पास, ये वाला, यानी ये वाला, मैं इसी को यहाँ पे साफ करके लिखता हूँ कि आपके पास ये वाला रिलेशन बन गया एप्सिलॉन एन, जिस लेफ्ट साइड पे जो एरर था दैट इज इक्वल टू
हाफ ऑफ डबल प्राइम एट अल्फा डिवाइडेड बाय एफ प्राइम एट अल्फा इनटू एप्सिलॉन स्क्वायर। ये रिलेशन बच गया आपके पास। तो अब इसमें ये जो एप्सिलॉन स्क्वायर के साथ ये वाला जो कोफिशिएंट आ रहा है ये तो कोई कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि अल्फा तो कोई आपके पास नंबर है, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर कोई आंसर आ जाएगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ये एफ डैश एट अल्फा ये भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये तो कोई कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को आप कोई भी क्या दें, एम क्या दें, एन क्या दें, कोई भी एल, ठीक है जी, ए क्या दें। अब ये जो कांस्टेंट है इसका मतलब है जो एप्सिलॉन एन प्लस वन और रिलेशन एप्सिलॉन स्क्वायर का बनता है वो ये वाला बन रहा है एप्सिलॉन एन प्लस वन एम एप्सिलॉन स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पे इट इज अ कांस्टेंट। और अगर इस एक्सप्रेशन को मैं यूं लिख दूं कि एन प्लस वन इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन स्क्वायर, तो व्हाट इज एम? एम इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से इस यानी किसी भी प्रोपोर्शनल एक्सप्रेशन को आप इस तरह इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके दरमियान कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एम कोई कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसको अगेन हम इस तरह प्रोपोर्शनैलिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकेंगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो एरर है, नेक्स्ट एरर है, नेक्स्ट स्टेज पे एरर, वो प्रीवियस एरर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट कि जो नेक्स्ट स्टेज पे एरर आ रहा है वो प्रीवियस एरर से के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मींस के यानी पिछली एरर का अगर हम स्क्वायर लें तो उससे अगला एरर आपको मिल जाता है। हर एरर के स्क्वायर, प्रीवियस एरर के स्क्वायर लेने से नेक्स्ट एरर की फॉर्म आपको प्रोड्यूस हो जाएगी, मिल जाएगी। तो इसका मतलब है दो एरर, कंसेक्टिव एरर का जो रिलेशन है वो यानी नेक्स्ट एरर प्रीवियस एरर से क्वाड्रेटिकली रिड्यूस हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं, स्क्वायर का मतलब है कि वो क्वाड्रेटिकली रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो न्यूटन राफ्सन मेथड है उसमें उसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि वो कितनी फास्ट कन्वर्जेंस है उसकी, वो है जी क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस, यानी वो ऑर्डर 2 का मेथड है। न्यूटन राफ्सन मेथड एज ऑफ ऑर्डर 2। यस स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड हमने इसको कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन राफ्सन पढ़ा है, इस पूरे मेथड में अगर आपके का कोई क्वेश्चन है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड तो वो आप पूछ लें मुझसे। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, ये लाजमी बात है कि एरर जो होगा वो क्वाड्रेटिकली डिक्रीज करेगा इसमें न्यूटन राफ्सन इसी में केस में, ठीक है है और सर। वो क्वाड्रेटिकली मींस कि प्रोपोर्शनल। अब जरूर इस तरह यानी ऐसे भी आ सकता है कि प्रोपोर्शनैलिटी मींस के सम हो सकता है को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी हो रहा हो 2 10, यानी अगर सपोज एक एरर है 0.01 एक सपोज फर्स्ट एरर आ गया, तो इसका मतलब है इसका जो सेकंड एरर है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट इनटू 0.01 का स्क्वायर, इसकी इक्वल आना चाहिए। यानी यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, यानी यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो उसका बेस है जिसकी पावर से वो रिड्यूस हो रहा है वो ये होगा इस तरह। तो यानी इस तरह क्वाड्रेटिकली वो रिड्यूस हो रहा होगा।